हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की थर्ड क्लास है। और आज की क्लास में बेटे मैं कोशिश करूंगा कि हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अभी तक हमने, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लास्ट क्लास तक हमने 9 कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे और हमारी लास्ट क्लास में 9th कंसेप्ट जो सबसे लास्ट में चल रहा था वो चल रहा था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ रेडी हो जाएंगे और मेरे साथ नोट करना शुरू करेंगे हमारे कुछ आगे के कंसेप्ट्स। ठीक है, आइए बेटे और हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला कंसेप्ट। और मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स नोट करना शुरू करेंगे हमारा आज का कंसेप्ट। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये कंसेप्ट नंबर 10 होगा, कंसेप्ट नंबर 10। और कंसेप्ट नंबर 10 होगा हमारा, इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। और इसका एक और नाम भी है और इसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और एक का नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये दोनों एक ही हैं, अल्टरनेटिव नेम्स हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है। ठीक है जी, मेरे साथ साथ लिखें, इन अकाउंटिंग, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इन अकाउंटिंग इनकम कहिए या प्रॉफिट कहिए, इनकम कहिए या प्रॉफिट कहिए, इन अकाउंटिंग इनकम और प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सॉरी, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हुए मैंने उस चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, आपको बार बार ये बात रियलाइज करवाई थी कि इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसी बात को मैंने पहली लाइन में लिख करके बताया है। ठीक है जी, आगे लिखें, the realization concept is related to revenue and not to the expenses। अब बेटे मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है ये केवल समझाने के लिए लिखी है, एग्जाम में आप इसे मत लिख देना। एग्जाम में आप ये लिखेंगे कि अकाउंटिंग में इनकम का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। टीचर के मन में अपने आप ये फिगर बन जाती है, इसलिए इसे दोबारा नहीं बनाना। फिर हमने ये लिखना है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, यानी रियलाइजेशन कंसेप्ट इससे संबंधित होता है, रेवेन्यू से। ठीक है जी। अब बच्चा कहते हैं सर रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम
एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स, नंबर 2 रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, नंबर 3 इंटरेस्ट मिलना, रॉयल्टी मिलना, रेंट का मिलना, डिविडेंड का मिलना, ये सब हमारे रेवेन्यू हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे दैट रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता क्या है? अभी तक तो मैंने आपको यह बताया कि रेवेन्यू, इनकम किससे बनती है? रेवेन्यू से। फिर मैंने आपको बताया रियलाइजेशन कंसेप्ट रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट क्या है या रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। ठीक है जी। रियलाइजेशन कंसेप्ट इज related to इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूं पॉइंट ऑफ टाइम। रियलाइजेशन कंसेप्ट इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम एट विच रेवेन्यू is considered as recognized। यहां तक लिख लिया। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट तो सिर्फ यह कहता है कि किस समय पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है जी। आगे लिखेंगे इसी को। 10 एसेंस ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट। 10 एसेंस ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट is the time of revenue recognition। Revenue recognition, when revenue is said to be, when revenue is said to be realized। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट बात यही है, कहीं आप एग्जाम में बाकी सब बातें लिखाओ और यही भूल जाओ। बच्चा तो ऐसा कहता है कि सर ने 1 पेज का लिखवाया था, ऐसा है आधा पेज शुरू का याद है, लिख देता हूं। लेकिन बेटे ये समझो, ऊपर की बातें तो केवल आपको ये समझाने के लिए थी कि रेवेन्यू क्या होता है, रियलाइजेशन का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब क्या है। असल में कंसेप्ट का मतलब क्या है? कंसेप्ट का मतलब यह है कि कंसेप्ट हमें वो समय बताने में मदद करता है जिस समय हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया। इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट सिर्फ टाइम बताता है कि रेवेन्यू का कौन सा टाइम हम मानेंगे कि जब वो रियलाइज हो गया। बच्चा कह रहे सर इतनी बात सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू रियलाइजेशन की बातें क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुनते जाइए, धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएगी। मैं सेल से जुड़ी हुई कुछ बातें समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। हाँ, लेकिन ये ना चाहें कि पहले मोमेंट से ही बात समझ में आनी शुरू हो जाए। मेरी बातों को आराम से सुनते जाइए। कई बार ना पिक्चर स्टार्ट होती है वो फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है और कई बार पिक्चर स्टार्ट होती है वो सीधा स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप पूरी पिक्चर देख लेंगे तो अपने आप उसके सभी एंगल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में। नेक्स्ट लिखें
revenue is said to be realized. Revenue is said to be realized when a transaction has been entered into, when a transaction has been entered into, and the obligation to receive the amount has been established. बच्चा कह रहा है बाप रे बाप, बात अभी भी समझ में नहीं आई। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनना। मुझे मेरे कस्टमर से ऑर्डर मिला, हमें हमारे कस्टमर से ऑर्डर मिला। मैं बिजनेस करता हूं, मुझे मेरे कस्टमर से ऑर्डर मिला। बच्चे ने कहा सर आप क्या बिजनेस करते हैं? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए मैं फर्नीचर बनाता हूं। ठीक है जी, अगर मैं फर्नीचर बनाता हूं तो मुझे कस्टमर से ऑर्डर मिला कि सर मेरे लिए एक फर्नीचर बना दोगे? मैंने कहा बिल्कुल बना देंगे। उसने कहा सर बना दो। मैंने कहा ऐसे कैसे बना दूं? पहले एडवांस पेमेंट दो। नंबर 1 कस्टमर का ऑर्डर मिला, उसके बाद मुझे कस्टमर से एडवांस मिला। ठीक है, उसके बाद मैंने गुड्स को बनाया और मैंने गुड्स को सेल किया, और फिर कस्टमर ने मुझे बाद में जाके इसकी पेमेंट दे दी। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ऑर्डर मिला जनवरी के एंड में, एडवांस मिला फरवरी में, मैंने गुड्स बनाए और सेल कर दी मार्च में। ठीक है जी, मतलब गुड्स बना के डिलीवरी दी कस्टमर को एक्चुअली में यहां पर, और फिर मुझे उसकी पेमेंट मिल गई अप्रैल में। तो मैं सेल्स को कब रिकॉर्ड करूं? जब कस्टमर से ऑर्डर मिला तब रिकॉर्ड करूं? आंसर इज नो। जब कस्टमर से एडवांस मिला तब रिकॉर्ड करूं? नो। तो कब रिकॉर्ड करूं? सर सेल तो डिलीवरी जब आपने दी थी उस समय रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन सेल की यहां हुई और तब कस्टमर लायबल हो गया कि वो मुझे पैसे देगा। समझ में? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेटे यही बात की पुष्टि करता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। बच्चा कहता है सर पढ़ते हुए तो मुझे कभी कठिनाई होती नहीं। पढ़ते हुए कैसे कठिनाई होगी? पढ़ते हुए तो हम ट्रांजैक्शन ही सीधा ये बता देते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, तो आप सेल की एंट्री बना देते हैं। रियल लाइफ में क्या होगा? अगर आप बिजनेस के मालिक हैं तो आप कहेंगे कि ऐसा है, सेल को यहां क्यों रिकॉर्ड किया? कस्टमर ने तो एडवांस यहीं दे दिया था, कंफर्म कर दिया था कि उसने गुड्स लेने हैं, तो यहीं पर सेल क्यों नहीं रिकॉर्ड कर दी? प्रैक्टिकल लाइफ में उलझन आती है, थ्योरेटिकल लाइफ में आपको उलझन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि थ्योरेटिकली जितनी भी आपने एंट्रीज बनाई या ट्रांजैक्शन पढ़ी उसमें साफ लिखा हुआ होता था कि सेल गुड सोल्ड टू राम, तो आप सेल की एंट्री बना देते थे। बात सुनी? दरअसल आपने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था, आपको ध्यान है मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट कहता है जब इनकम कैलकुलेट करोगे तो रेवेन्यू लिखोगे और एक्सपेंस लिखोगे। मैचिंग कंसेप्ट ने कहा था कि 12 महीने का रेवेन्यू लिखना और 12 महीने के एक्सपेंस लिखना। अब बताओ ये अलग अलग मंथ की बात है, तो रेवेन्यू डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। और मैं बार बार बताऊंगा कि कुछ बातें अभी समझ में आ जाएंगी, कुछ बातें आगे समझ में आएंगी, कुछ बातें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप समझ में आ जाएंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजैक्शन लिखी हुई नहीं होती, हमें खुद ट्रांजैक्शन बनानी पड़ती हैं। तो जब आप खुद ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो आपके मन में डिस्प्यूट हो सकता है, और वो डिस्प्यूट का आंसर कब मिलेगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट से मिलेगा। बोलिए, हो गया?
अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं बेटे। नेक्स्ट लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, रेंट एटसेट्रा आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। आपने पढ़ा है रेंट जो होता है वो फॉर अ मंथ होता है, मंथ का मतलब टाइम पीरियड, इसका मतलब रेंट टाइम के साथ रिलेटेड होता है और रेंट की इनकम टाइम के अकॉर्डिंगली ही बुक की जाती है। ठीक है जी। वैसे तो बेटे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इवन इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी निकला हुआ है और बच्चे कह रहे हैं अभी हमें यह भी नहीं पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। तो मतलब इसकी गहराई में जाए तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट पूछा जाए 4 नंबर का, तो जितना मैंने लिखवाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बाद मेरे पास नेक्स्ट कंसेप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट नंबर 11, वेरीफाइबल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या इसका कोई और नाम नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। अब सर ये कंसेप्ट क्या कहता है? लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, accounting should not be influenced by personal bias। आपके निजी विचारों से अकाउंटिंग को खराब ना करें। अकाउंटिंग शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस, मतलब आपके विचार क्या हैं उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस should be supported by source or business documents। ठीक है जी। अब बात ये उठती है कि अकाउंटिंग आपके निजी ओपिनियन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए और सच्चाई का प्रमाण होता है, उसमें प्रमाण होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि सर मैंने बिजनेस में ये एक्सपेंस किया था, तो मैं कहूंगा कि उस एक्सपेंस का प्रूफ भी तो लेकर आइए, तभी तो मैं मानूंगा कि आपने ये एक्सपेंस किया था। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, मैं बिजनेस से हट के बात कह रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कल आप कहां गए थे, आपने कहा सर मैं मूवी देखने गया था। मैंने कहा अच्छा एक काम कीजिए, मूवी की टिकट है? आपने कहा हां सर मूवी की टिकट है, मैं दिखाता हूं आपको। आपने मुझे मूवी की टिकट दिखा दी,
मैंने आपकी बात मान ली, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब आप मूवी देखने गए थे। मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे थे, आपने कहा सर मैं कल बस में था और मैं कनॉट प्लेस गया था। मैंने कहा अच्छा आप बस में गए थे तो क्या बस की टिकट है? आपने कहा हाँ सर बस की टिकट है, चेक कर लीजिए। आपने मुझे बस की टिकट दिखा दी तो वो उसका प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही है? आपने कहा सर मैं कनॉट प्लेस अपनी गाड़ी से गया था, वहां पर मैंने पार्किंग की थी। मैंने कहा पार्किंग वाले ने पर्ची दी थी? आपने कहा हाँ दिया था। मैंने कहा वो पर्ची दिखाओ, वो पर्ची आपने दिखा दी, तो ये बात प्रमाणित हो गई कि आप पार्किंग में गए थे। आपने कहा सर मैं मैकडी में कल गया था, मुझे भूख लगी थी, मैंने वहां से एक बर्गर लिया, मैंने वहां से फ्रेंच फ्राइज लिया और मैंने वहां से एक कोल्ड कॉफी भी ले ली। मैंने कहा क्या तुम अपनी बात प्रूव कर सकते हो? आपने कहा सर ये देखो उन्होंने मुझे एक रिसिप्ट दी थी। तो वो जो रिसिप्ट है उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट बता रहा है कि जो घटना मैंने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। बस आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ला दीजिए, उसके बाद मैं उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा कि आप गए थे कि आपका दोस्त गया था। तो बस अकाउंटिंग भी यही कहती है कि जब आप अकाउंटिंग तैयार करते हैं तो उसका प्रमाण भी दिखाइएगा, ताकि अगला आदमी समझे कि हाँ ऐसा जेन्युइनली हुआ था और आपने अपने मन गढ़ंत किताबें नहीं बना रखी। दैट्स इट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, supporting documents are sales invoices। ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति सेल करता है वो हमें देता है सेल्स इनवॉइस। इसे हम बिल भी कहते हैं, हम कहते हैं बिल ले आना। कैश मेमोज, कैश मेमोज, ये मोमोज नहीं है मेमोज, कहीं बच्चे कहे मोमोज, मोमोज नहीं मेमोज। जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो सेल इनवॉइस बनाते हैं, और जब हम कैश दे के सामान खरीदते हैं तो उसे हम कैश मेमो बुलाते हैं, कैश मेमोज। और अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाएंगे तो वहां पर मिलती है पे इन स्लिप्स। अगर आपने कोई चेक जमा किया होगा तो चेक होता है, उसकी काउंटर फॉइल्स होती हैं, काउंटर फॉइल्स, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका परचेज एग्रीमेंट होता है। अगर आप कोई चीज रेंट पे लेते हैं तो उसका रेंट का एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट। इसका मतलब अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो आपकी निजी सोच ना हो, इसीलिए उसका प्रमाण लेके आना, तभी हम अकाउंट्स को सच मानेंगे, वरना तो इसका मतलब कोई कुछ भी लिखता रहे। हाँ जी। अब बच्चे कह रहे हैं सर कंसेप्ट खत्म हो गए। मैंने कहा नहीं, खत्म नहीं हुए, अभी कंसेप्ट और भी हैं। सर और कौन से कंसेप्ट हैं? अभी मैं बताता हूं, बुक में वापस लेकर चलता हूं। अब कंसेप्ट्स को ही हम बोलते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाने हैं जिन्हें हम कभी कभी बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। फंडामेंटल का मतलब बिल्कुल बेसिक, हमेशा सच माने जाते हैं, ठीक है जी। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और concepts are the assumptions। अब ये बताइए क्या आप assumption का मतलब समझते हैं?
अजम्पशन का मतलब होता है मैं ये मान करके चल रहा हूं, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं, ये मेरी अजम्पशन है। अब अकाउंट्स में होता क्या है, सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है भैया मुझे क्या पता तेरे मन में क्या चल रहा था। अजम्पशन का मतलब होता है जो मैं मान के चल रहा हूं। मान के चल रहा हूं का मतलब क्या होता है, जो मेरे मन में चल रहा है। अब इंसान कहता है सामने वाला तेरे चेहरे पर लिखा है भाई, क्या तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है कि तुम क्या मान के चल रहे हो? तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम ऐसा मान के चल रहे हो। अब बेटे अकाउंटिंग ये कहती है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है ना, वो बतानी नहीं होती। आप चुप रहिए। ये माना जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को इन एजम्पशंस के बारे में पता है। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि जानकारी पूरी देना। अब आप कहोगे मेरे मन में ये एजम्पशन थी, तो सामने वाला कहेगा कि आपने मुझे ये बताई थी। तो अकाउंट्स हमें छूट दे रहा है, कह रहा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस वो कंसेप्ट हैं जिनके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो मानी जाएंगी कि वो लगाई गई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अगर ये एजम्पशन नहीं लगाई जाएंगी तो जरूर आपको बता दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जो अकाउंटिंग कहती है कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने ये कंसेप्ट लगाए हैं, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब बेसिक एजम्पशंस हैं जो हर अकाउंटिंग के व्यक्ति को मान के चलनी चाहिए कि ये लगाई गई हैं। तो सर बाकी कंसेप्ट के बारे में बताओ कि आपने लगाया या नहीं लगाया। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस तो वो कंसेप्ट है जो बिना कहे माने जाएंगे कि लगे हैं, और उनके बारे में केवल तभी बताना जब वो नहीं लगाए जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं आज आप स्कूल गए तो क्या टीचर ये बताती है कि कल भी स्कूल आना है? सर टीचर ने तो बताया नहीं कल स्कूल आना है। अगले दिन बच्चा छुट्टी मार ले और टीचर पूछे तुम कल स्कूल में क्यों नहीं आए थे, तो वो बच्चा कहता है मैडम आपने कब कहा था कि स्कूल आना है? मैडम कहेगी वेरी स्मार्ट, मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि स्कूल नहीं आना है। बच्चा कहेगा तो मैडम मैंने ये मान लिया कि नहीं आना है, इसलिए मैं नहीं आया, मेरी क्या गलती है? बहस बेटे किसी भी बात पर हो सकती है, आपने सोचा ही नहीं, लेकिन अकाउंटिंग के समाज ने सोचा कि कुछ लोग ऐसी भी बातें करेंगे, इसलिए हम ये बता दें। स्कूल वाले कहेंगे हम ये बता देते हैं, हम रोज नहीं बताएंगे कि कल स्कूल आना है, लेकिन जिस दिन नहीं आना होगा उस दिन जरूर बता देंगे कि कल स्कूल की छुट्टी है, नहीं आना है। ऐसे ही फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो बताने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा मानी जाएंगी, और बताएंगे तो केवल उस कंडीशन में जब उनका पालन नहीं किया जाएगा। लिखिए, आर द assumptions which are assumed to have been followed, जिनको माना जाएगा कि वो फॉलो की गई हैं, which are assumed to have been followed in preparing the annual accounts ठीक है जी। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब है जो एज्यूम कर ली जाएंगी कि इनका पालन किया गया है। फिर लिखा है द एंटिटीज विच डू नॉट फॉलो any of the fundamental
any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which assumptions have not been followed, which assumptions have not been followed, and the reasons for not following them. यानी पहला पैराग्राफ में तो मैंने ये कहा कि एजम्पशंस मानी जाएंगी, बताने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे में मैंने कहा कि यदि ना लगाई हो तो बताना कि हमने इनको नहीं लगाया। अब अभी तक सर आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सी एजम्पशंस हैं जिनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कहते हैं। हां जी, मैंने नहीं बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं। 3 एजम्पशंस हैं जिन्हें हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का दर्जा देते हैं। नंबर 1 ऐसे लिखे हैं, फंडामेंटल accounting assumptions are, number 1, going concern, number 2, consistency, number 3, accrual. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अब हम डिस्कस करेंगे ये तीनों कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये तीनों कंसेप्ट हमने वहां पर नहीं पढ़ाए। अगर वहां पढ़ा देते तो सिर्फ यहां मेंशन कर देते कि ये 3 फंडामेंटल है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ठीक है जी, बात समझ में आई। अगर मैं उन्हीं 11 कंसेप्ट्स के साथ में ये 3 कंसेप्ट पढ़ाता तो फिर मैं ऐसे पढ़ा देता कि देयर आर 14 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिसमें से 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेम्पशंस हैं। मतलब वो हमेशा मानी जाती हैं कि उनका पालन हुआ है। और अगर मैंने वहां नहीं पढ़ाया तो इसीलिए मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। मतलब किसी बुक्स में पहले पढ़ा देंगे, बाद में सिर्फ लिख देते हैं रेफरेंस कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेम्पशंस मानी जाती हैं, और कई लोग उसे अलग से भी पढ़ा देते हैं। बात तो एक ही जगह पढ़ाने की है। तो अब मेरे साथ लिखेंगे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। नंबर 1, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब उन्हीं 11 कंसेप्ट में एक और ये कंसेप्ट है। अगर मैं नंबर से चलूं तो ये 12वां है। और ये मत कहना कि किसी का कोई नंबर होता है, बस टोटल कंसेप्ट होते हैं। नंबर कोई पहले पढ़ा देता है किसी कंसेप्ट को, कोई बाद में पढ़ा देता है। तो मेरे पास कंसेप्ट आ गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हां जी बेटे, अब मैं आपके सामने बेटे जब किसी कंपनी के रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये बिजनेस चलने वाला है। सर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने पूछा यार कि मैकडी का बिजनेस कितना बड़ा चलता है, जरा बताना। तो मैंने आपको मैकडी कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाए। मैंने कहा ये देखो, ये मैकडी कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। मैंने आपसे कहा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं। आपको मैंने एसबीआई के रिकॉर्ड्स दिखाए। तो रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा नहीं कि ये रिकॉर्ड्स मैंने ये मानकर बनाए हैं कि निरूलास का बिजनेस अभी कंटिन्यू चलेगा, मैकडी का बिजनेस अभी कंटिन्यू चलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस कंटिन्यू चलेगा।
इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने का तरीका बदल जाता है। अगर बिजनेस चलता रहेगा तो तरीका अलग होगा, और अगर बिजनेस बंद होने वाला होगा तो अकाउंटिंग की रिपोर्ट का तरीका अलग होगा। अब कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि आपने इसमें कौन सा तरीका लगाया है, जरा ये मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बतानी नहीं होती। अगर उनका पालन ना किया गया हो तो बताने की आवश्यकता होती है। पहले 2 लाइनें और ऐड करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिखिए। According to this concept, it is assumed that business shall continue for a long time to come, and there is no intention or necessity to close down the business or scale down its operations. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एक लंबे समय तक चलने वाला है, ये मानकर चलना, और ना तो कोई ऐसे प्रमाण हैं, ना कोई ऐसी कठिनाइयां हैं जो ये बता रही हो कि व्यापार बंद होने वाला है या व्यापार गिरने वाला है। ऐसी कोई भी कंडीशन सामने नहीं है। ठीक है जी। नाउ however, it does not mean that business will continue for infinite period. बेटे, आज इंसान बना है तो एक दिन इंसान मरेगा। आज व्यापार शुरू किया है तो कभी ना कभी तो व्यापार बंद भी होगा। परंतु सवाल यह उठता है, क्या नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि व्यापार बंद होगा? नहीं। अगर नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न एजम्पशन लगाई गई है। अच्छा जी। अब बेटे, इसके प्रभाव, इफेक्ट्स कहिए या बेनिफिट्स कहिए ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब सबसे पहली बात तो बेटे ये उठती है, नंबर 1, मैंने आपसे कहा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, लेकिन मैंने आपको एक पीरियोडिसिटी कंसेप्ट पढ़ाया था जो कह रहा था कि हर 12 महीने के बाद हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक किया करेंगे। याद समझ आया? गोइंग कंसर्न तो कहता है बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग 12-12 महीने पर रुक रुक के होगी, सो दैट परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके। ये थोड़ी ना कि परफॉर्मेंस का पता एंड में लगाएंगे।
जब आपने नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू किया तब आपके पेरेंट्स को पता था कि हमारा बच्चा अभी 15-17 साल तक पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी टेस्टिंग 17 साल के बाद करना। स्कूल ने सिस्टम बना रखा है कि 3-3 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद या 1-1 साल के बाद हम टेस्ट लेते रहेंगे। 1 ईयर पढ़ाएंगे फिर टेस्ट लेंगे, 1 ईयर पढ़ाएंगे फिर टेस्ट लेंगे। तो एजुकेशन लंबी जाने वाली है, लेकिन अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस को ईयर के अंदर हमने बांट दिया। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट गोइंग कंसेंट की वजह से ही काम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, we follow accounting period assumption, number 1. Number 2, according to this concept, a distinction shall be made between capital expenditure and रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिलहाल बच्चा ये कहता है कि सर मुझे तो ये पता भी नहीं है अभी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। दरअसल जिस खर्चे का प्रभाव बहुत थोड़े समय में खत्म हो जाए उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिस खर्चे का प्रभाव या बेनिफिट कई वर्षों तक आता रहेगा उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने एक ऑटो किराए पर बुलाया। मैंने कहा ऑटो वाले भैया मुझे कनॉट प्लेस छोड़ दोगे? उसने कहा छोड़ दूंगा, 200 रुपीज लूंगा। तो मैंने उसे 200 रुपीज दिए। तो ऑटो का बेनिफिट मुझे यहां से लेकर कनॉट प्लेस जाने तक ही रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। यह कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थोड़े समय का लाभ। ऐसा खर्चा जिससे थोड़े समय तक लाभ रहे उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं उतरा, मैंने कहा भला ये भी कोई बात हुई। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा ऐसा है मैं कार खरीदना चाहता हूं। उन्होंने कहा 5 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा लो 5 लाख रुपए लो, कार मुझे दे दो। उसने कहा ये लो 5 लाख रुपए में कार आपको दे दी। अब मैंने 5 लाख खरीदे और मैंने कार ले ली। अब उस कार का बेनिफिट मेरे पास कई सालों तक रहेगा। तो कार खरीदना बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे कह रहे हैं सर कार तो एसेट होता है। एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का रूप होता है। मैंने ऐसा खर्चा कर दिया जिससे वर्षों तक लाभ मिलेगा, उसको बोलते हैं एसेट्स, उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलिए बात समझ में आई? नंबर 3, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने कार खरीदी, कितने की? 5 लाख रुपए की। मैं अपने दोस्त के पास ले गया, मैंने कहा दोस्त देख मेरी कार। उसने कहा कितने की है? मैंने कहा 5 लाख की है। दोस्त कहता है क्यों झूठ बोल रहा है, क्या ये 5 लाख की है? मैंने कहा हाँ यार 5 लाख की है। कहता है अच्छा देखते हैं तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो मुझे पकड़ के एक डीलर के पास ले गया जो कार खरीदता और बेचता है। कहता है जरा इस कार को देखो। उसने कहा हाँ जी देख लिया। उसने कहा पूछ बताओ ये कार कितने की है? डीलर ने कहा ये कार 4.5 लाख की है। मेरे दोस्त ने कहा देखो गगन तुमने झूठ बोल दिया मुझसे आज। मैंने कहा दोस्त क्या मैंने तुमसे झूठ बोला? कह रहे हाँ, वो देखो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि कार 4.5 लाख की है। अब मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूं। मैंने कहा दोस्त मैंने कार बेचनी नहीं है, मैं तो खरीदने का मूल्य बता रहा हूं कि कार 5 लाख की लेके आया हूं, और वो व्यक्ति वो तो बेचने का काम करता है। अगर आज मुझे कार बेचनी हो तो कार कितने की है? 4.5 लाख की है।
मैं यही आपको समझाने चाह रहा हूं कि देखने के नजरिए से वैल्यूज बदल जाएंगी। अगर मेरा नजरिया बेचने का नहीं है तो कार 5 लाख की है, और अगर मेरा नजरिया बेचने का है तो कार 4.5 लाख की है। अगर मैं नजरिया नहीं बताऊंगा तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। और अकाउंटिंग में इस प्रकार झगड़े ना हो, इसीलिए कंसेप्ट बना दिया गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब ये कि मैं सच बोल रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं बेचने की भावना से नहीं बता रहा। बेचने की भावना तो तब होती जब मैं बिजनेस बंद करने वाला होता। इसका मतलब सभी वैल्यूज 5 लाख के अनुसार बताई जाएंगी, जबकि बाजार में उनका मूल्य हो सकता है 4.5 लाख हो। तो आप ये मत कहना अकाउंट्स में तो लोग झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं, और हमारे सच का वजह आपको पता नहीं है। इसका मतलब अगर किसी व्यापारी के पास कार हो और वो आपको रिपोर्ट बना के दे कि देखो मेरे पास 5 लाख की कार है, तो ये मत कहना तुम तो झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें बाजार में साबित करवा देता हूं ये 4.5 लाख की है। तो वो कहेगा अरे भाई मैं कौन सा बेचने जा रहा हूं। बेचने तो तब जाता जब व्यापार बंद कर रहा होता। तो व्यापार के सभी एसेट्स गोइंग कंसर्न एजम्पशन से बताए जाते हैं। और गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है? According to these concepts, assets are shown at cost less depreciation value and not at their sales value. सेल्स वैल्यू तो बेटे कुछ और हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेटे ये तो हो गया हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। तो सेकंड लिखे कंसेप्ट नंबर 2, concept of consistency. Concept of consistency. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के बारे में लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, accounting practices once adopted, once selected and adopted should be applied consistently, year after year. According to this concept, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग में अगर किसी नियम का पालन आप करते हैं तो उसे साल दर साल पालन कीजिए। यानी ऐसा ना हो कि पहले साल नियम 1 लगाया और दूसरे साल उसी का नियम बदल के कुछ और कर दिया। इससे क्या होगा, हम प्रभाव पता नहीं लगा पाएंगे, हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, हम बता ना पाएंगे कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। आगे लिखिए, आगे लिखिए। This concept
helps in better understanding. This concept helps in better understanding of accounting informations and makes it comparable with that of previous years. इस कंसेप्ट का फायदा यह है कि इसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तुलनात्मक हो जाते हैं, कंपेरेबल हो जाते हैं. अदरवाइज इसकी कंसेप्ट के ना होने से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. ठीक है जी. दिस डज नॉट मीन that accounting this doesn't mean that accounting practices cannot be changed. It can be changed. Number 1, if required by law. अगर लॉ कहे तो हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज भी कर लेते हैं. नंबर 2, इफ रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे तो भी बदल देते हैं. नंबर 3, इफ न्यू मेथड gives more better presentation of financial statements. Examples of such practices. Number 1, method of depreciation. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कई सारे हैं, जिसमें से 2 पॉपुलर मेथड्स आते हैं. एक को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, और रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड. सिमिलरली एक होता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन. ऑफ इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक. और स्टॉक में भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाओ या वेटेड एवरेज लगा लो. वेटेड एवरेज, बच्चे हैं ना गलत लिख लेंगे, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं, वेटेड एवरेज. इस तरह से हमारे पास कई सारी प्रैक्टिसेस हैं. बस ये कंसेप्ट कहता है कि प्रैक्टिसेस को लगातार फॉलो कीजिएगा. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. अब इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट अब बेटे हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में थर्ड कंसेप्ट आ जाता है एक्रूअल कंसेप्ट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं पहले लिखूंगा और बाद में समझाऊंगा. नंबर 1,
according to accrual concept, a transaction is recorded. A transaction is recorded in the books of accounts. A transaction is recorded in books of accounts at the time when it is entered into, and not when the settlement take place, and not when the settlement takes place. नेक्स्ट लिखें, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. बात समझ में आई? ठीक है, आगे लिखते हैं बेटे, और आगे लिखिए. According to this concept, revenues are recognized. According to this concept, revenues are recognized when they simply become receivable. When they simply become receivable, though cash is not received, and expenses are recognized when they become payable. When they become payable, and not when cash is paid. And both are accounted in the period to which they relate. बताइए बेटे, लिख लिया? अब बेटे ये कंसेप्ट दरअसल रेवेन्यू पर भी लगता है, एक्सपेंस पर भी लगता है, एसेट्स पर भी लगता है, लायबिलिटीज पर भी लगता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एसेट क्या कहता है?
बेटे मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है 31 ऑफ मार्च को। मान लीजिए ये 31 ऑफ मार्च 2014 है और अगला साल खत्म होगा 31 ऑफ मार्च 2015 को। ठीक है, मान लेते हैं आपने एसेट यहां पर परचेज किया, मैंने यहां पर एक मशीनरी खरीदी 50,000 की, उसकी पेमेंट मैंने ईयर 2 में की। ये ईयर 1 है, मैंने परचेज की मशीनरी ईयर 1 में, पेमेंट कब की? ईयर 2 में। अब सवाल ये उठता है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को ईयर 1 में रिकॉर्ड करूं या मैं ईयर 2 में रिकॉर्ड करूं। अगर मैं ईयर 1 में रिकॉर्ड करता हूं तो परेशानी यह है कि मैंने उसकी पेमेंट तो दी नहीं थी। अकाउंटिंग कहती है कि यह गलत बात है, आप कैश को मत देखिए। जब मशीन एसेट 1 में परचेज, एसेट को ईयर 1 में परचेज किया था तो रिकॉर्डिंग उसकी ईयर 1 में ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस पीरियड की घटना है उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, भले उसका पैसा बाद में भी क्यों ना दिया जा रहा हो। सिमिलरली ईयर 1 में सेल की 2 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट कब मिली? ईयर 2 में पेमेंट रिसीव हो गई। तो यह कंसेप्ट कहता है कि सेल को ईयर 1 में रिकॉर्ड करो क्योंकि वो उस पीरियड को रिलेट करती है, कैश को मत देखो। सिमिलरली मेरे मकान का किराया, रेंट मार्च का बनता था 20,000, उसकी पेमेंट मैंने ईयर 2 में की। तो यह कंसेप्ट कहता है क्योंकि खर्चा ईयर 1 का है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी ईयर 1 में होनी चाहिए, भले उसकी पेमेंट क्यों ना बाद में हो रही हो। ठीक है जी, और आप अपनी बुक से इसको रीड कीजिए, जो भी आपके पास बुक है आप अपनी बुक से रीड कीजिए। बात समझ में? आपको सारी की सारी बातें मैंने समझा दी हैं। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्लैरिटी से दिख नहीं रहा। अरे छोड़ो, यहां दिख रहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा हो तो अपनी बुक से पढ़ लीजिए, कौन सी कठिनाई की बात है। अच्छा जी, तो बेटे ये हमने सारे कंसेप्ट्स आपको समझा दिए और ये कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें और 1-2 बार रीडिंग लगाने से ये आपको और भी बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, हमारे कंसेप्ट्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं और अगली क्लास में हम कुछ नया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय। हाँ, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आराम से समझिएगा। चलिए।